అనుపమ ఉళ్ళిలే పాజేయ సీతాకోకచిలుక మళ్ళీ రెక్కడిక్కానికి మొదలుపెట్టింది. ఆన్ను ఆమె తన పాజేయ సర్టిఫికేట్లు పొడితట్టి ఎట్టు ముడంగివెచ్చ ఎంఏ పఠనం పూర్తి చేయడానికి ఆమె నిర్ణయించింది. ఆమె రాజీవ్తో ఇదే గురించి మాట్లాడినప్పుడు అతను వ్యతిరేకించి ఏమీ చెప్పలేదు. ఆమె మళ్లీ పుస్తకాలు వాయిక్కానికి మొదలుపెట్టింది. పాజేయ స్నేహితురాలు లక్ష్మిని విളിచి మాట్లాడింది. రాజీవ్ ఏమీ తడజంచలేదు. అతని మౌనసమ్మతం ఆమెకు మరింత ఆత్మవిశ్వాసం నల్కింది. ఆమె ఒక ఆన్లైన్ కోర్సుకు చేరింది. పఠనం లోకంలోకి మళ్లీ ప్రవేశించింది. ప్రతిరోజూ ఆమె మరింత శక్తివంతమైన, స్వతంత్రమైన. ఈ కథ వారు సంతోషంతో జీవించారు అని చెప్పి అవసానిపిక్కానికి కజిల్లు. అతురు యాథార్థ్య బోధమిల్లాത്ത అవసానమాయిరిక్కుం. వారి జీవితం ఒక పుతియా మొదలులాయిరున్ను. రాజీవ్ పూర్ణమాయి మారీరున్నిల్లు. అవన్ ఉళ్ళిలే విషం అప్పోజు అక్కడుండాయిరున్ను. కాని అతినే నియంత్రిక్కాన్ అతను పటిచ్చు. అతను అనుపమతో క్షమ చోదించలేదు. కాని అతని ప్రవృత్తులలో ఒక మార్పు ప్రకటమాయిరున్ను. అనుపమ తనతో పూర్ణమాయి క్షమిచ్చిరున్నిల్లు. ఆమె అనుభవిచ్చ వేదనాలు ఒక మురిప్పాటాగా ఆమె మనస్సిల్ అవశేషిచ్చు. కాని ఆమె అతనికి ఒక అవసరం కూడి నల్కి. కారణం ఇప్పుడు ఆమెకవనే భయమిల్లాయిరున్ను. ఈ బంధాని నియంత్రణ ఆమె చేతుల్లోయాయిరున్ను. వారి బంధం ఒక పునర్నిర్మాణంలోయాయిరున్ను. ప్రేమ తేక్కాలుపరి వారి కీడయిల్ బహుమానం వళరానికి మొదలుపెట్టి. అనుపమయు రెక్కులకు ఇప్పుడు పూర్ణశక్తియుండాయిరున్ను. ఏత్ కొడుంకాట్టిలు తళరాతే పరన్నుయరాన్ ఆమె పటిచ్చుకజించిరున్ను. వారి వీటిని జనలుకಳು ఆమె తురన్నిట్టు పురత్తు నిన్నుళ్ల కాట్టు మరియు వెళిచ్చవు అక్కడే కడన్నువన్ను. అతురు పుతియ ప్రభాతాని మొదలవైరున్ను. जब मैं शादी से पहले की अनुपमा को याद करने की कोशिश करता हूं तो मेरे मन में एक तितली की छवि उभरती है जिसके पंख रंग बिरंगे और हल्के हैं। कॉलेज कैंपस के बरगद के पेड़ की छांव में लाइब्रेरी की किताबों के बीच और दोस्तों की मजाक मजाक में हंसी खुशी उड़ने वाली एक लड़की। डिग्री में मलयालम साहित्य को वैकल्पिक विषय के रूप में चुनना केवल एक कोर्स पूरा करने के लिए नहीं था। वो अक्षरों और कहानियों से इतना प्यार करती थी। एमए में दाखिला लेना और फिर एक कॉलेज शिक्षिका बनना, यही उसका सपना था। पढ़ाई के साथ साथ वो शहर के एक छोटे से बुक स्टॉल पर अंशकालिक काम करती थी। वहां आने वाली नई किताबों की खुशबू को सूंघना और किताबों की तलाश में आने वाले अनजान लोगों से साहित्य के बारे में बात करना उसे बहुत पसंद था। उस छोटी सी कमाई से वो अपनी सहेलियों को सरप्राइज ट्रीट देती, अपने पसंदीदा लेखकों की किताबें खरीदती और अपने पैरों पर खड़े होने की छोटी छोटी खुशियों को महसूस करती। उसका संसार छोटा था लेकिन खुशियों से भरा हुआ। उसके माता पिता ने कभी उसके सपनों में बाधा नहीं डाली। पढ़ लिख कर अच्छे मुकाम पर पहुंचना बेटी, उसके पिता हमेशा कहते थे। दोस्तों में उसकी सबसे करीबी दोस्त थी लक्ष्मी, जो उसकी हर बात की राजदार थी। उनकी दोस्ती कॉलेज में सभी के लिए ईर्ष्या का विषय थी। संक्षेप में अनुपमा का जीवन आशाओं से भरे एक सुबह की तरह था। उसे नहीं पता था कि आकाश में अंधेरा छाने वाला है। अध्याय 2, राजकुमार का आगमन। अनुपमा ने राजीव को पहली बार एक रिश्तेदार की शादी में देखा। भीड़ के बीच भी वो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा था। ऊंची नौकरी, आकर्षक व्यवहार और बातचीत में आत्मविश्वास। जब उसे पता चला कि वो उसे देख रहा है तो अनुपमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अनुपमा से बात करने का मौका ढूंढ लिया। साहित्य पढ़ने वाली लड़की है ना? तुम्हें देखते ही एक टीचर वाला लुक लगता है। पहली ही बातचीत में उसने अनुपमा की तारीफों के पुल बांध दिए। उसने उसके सपनों के बारे में पूछा। एमए करने के बाद टीचर बनना चाहती हूं। जब अनुपमा ने कहा तो उसने आश्चर्य से उसे देखा। बिल्कुल, तुम्हारे जैसी लड़की को बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तुम्हारी क्लास में बैठने वाले बच्चे कितने भाग्यशाली होंगे। उस दिन से उनकी बातचीत फोन कॉल्स तक पहुंच गई। राजीव एक जादूगर की तरह था। वो अनुपमा की पसंद और सपनों के बारे में बात करता और उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों को भी बढ़ा चढ़ाकर तारीफ करता। उसने वादा किया कि वो उसके लिए कितना भी इंतजार कर सकता है और उसकी पढ़ाई पूरी करने में कोई बाधा नहीं बनेगा। अनुपमा का संसार धीरे धीरे उस तक सिमटने लगा। उसे ये नहीं पता था कि वो उसके प्यार और परवाह से बुने जाल में फंस रही है। अध्याय 3, लाल सिग्नल। प्यार की मिठास का आनंद लेते समय कभी कभी राजीव के व्यवहार में कुछ असंगतियां अनुपमा को परेशान करती थी। एक बार कॉलेज के एक कार्यक्रम के दौरान वो अपने पुराने सहपाठी विनोद से बात कर रही थी और राजीव ने उसे दूर से देख लिया।
उस रात जब उसने फोन किया तो उसकी आवाज में एक भारीपन था। वो कौन था? इतनी गहरी बातें क्या हो रही थीं? उसके सवाल में एक अधिकार का स्वर था जिसने अनुपमा को थोड़ा डरा दिया। वो विनोद था, मेरा पुराना क्लासमेट। प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे। उसने मासूमियत से जवाब दिया, मुझे पसंद नहीं कि तुम अनजान मर्दों से इतने करीब से बात करो। मुझे डर है कि कोई तुम्हारा फायदा ना उठा ले, उसने प्यार का मुखौटा पहनकर कहा। उसकी ये फिक्र ने अनुपमा को चुप करा दिया। उसने खुद को समझाया कि ये उसका ज्यादा प्यार है। एक और दिन जब वो अपनी सहेलियों के साथ फिल्म देखने की तैयारी कर रही थी, राजीव ने फोन किया। मेरी अनु को इन दोस्तों के साथ कहीं घूमने की क्या जरूरत? तुम्हारे पास मैं तो हूं, हम दोनों साथ में जा सकते हैं। उसके शब्दों में यह जता रहा था कि उसका संसार केवल वही है। धीरे धीरे अनजाने में वो अनुपमा के दोस्तों के दायरे के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर रहा था। अध्याय 4, सोने का पिंजरा। परिवार की सहमति से उनकी शादी धूमधाम से हुई। शुरुआती कुछ महीने एक सपने की तरह थे। उसने अनुपमा को रानी की तरह रखा, लेकिन धीरे धीरे सूक्ष्म बदलाव दिखने लगे। अनु, ये साड़ी तुम पर ज्यादा अच्छी नहीं लग रही, थोड़ा रंगीन पहन सकती थी। एक दिन बाहर जाने से पहले उसने कहा। यह केवल एक राय नहीं थी, बल्कि एक सुधार था। तुम्हारी बनाई चाय में अब पहले जैसा स्वाद नहीं रहा, उसने एक बार कहा। हर आलोचना मजाक के लहजे में पेश की जाती थी। एक रात उसने बहुत गंभीरता से बात की। अनु, तुम उस बुक स्टॉल पर जाकर क्यों मेहनत करती हो? तुम्हें जो चाहिए मैं लाकर दूंगा। मेरी पत्नी का मामूली तनख्वाह के लिए काम करना मुझे अपमान लगता है। तुम वो नौकरी छोड़ दो। अनुपमा को लगा जैसे उसके सीने पर एक पत्थर रख दिया गया हो। राजीव, मुझे वो काम पसंद है। प्लीज, मेरे लिए, मेरी जान, तुम घर पर रानी की तरह रहो बस। उसके प्यार भरे दबाव के सामने वो विरोध नहीं कर पाई। अपने पति की खुशी के लिए उसने वो नौकरी छोड़ दी। ये सिर्फ शुरुआत थी। वो धीरे धीरे उसके सपनों के पंख काटने लगा था। अध्याय 5, पहला घाव। जब अनुपमा ने नौकरी छोड़कर घर पर रहना शुरू किया, राजीव का व्यवहार और बदल गया। एक रविवार को जब खाना समय पर तैयार नहीं हुआ तो वो भड़क उठा। तुम दिन भर घर पर खाली बैठकर ये करती हो, समय पर एक वक्त का खाना भी बनाना नहीं आता? उसके अप्रत्याशित व्यवहार से अनुपमा स्तब्ध रह गई। मैं मम्मी से फोन पर बात कर रही थी, इसलिए। मम्मी और बेटी मिलकर बातें करती रहेंगी तो क्या होगा? भूखे इंसान को देखना नहीं है, वो चिल्लाया। उसके शब्दों में खंजर की धार थी। जब वो जवाब देने लगी तो वो उसकी ओर झपटा। चुप रह। चिल्लाते हुए उसने उसे दीवार की ओर धकेल दिया। उसका सिर दीवार से टकराया, लेकिन उस दर्द से ज्यादा उसके दिल को ठेस पहुंची। जिसे वो इतना प्यार करती थी, जिसने उसे प्यार में लपेटा था, वो एक जानवर में बदल गया था। यह विश्वास करना उसके लिए असंभव था। जब वो फर्श पर बैठकर रो रही थी, कुछ देर बाद वो उसके पास आकर बैठ गया। उसकी आंखें भर आई थीं। सॉरी मेरी जान, सॉरी। ऑफिस के तनाव की वजह से मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए। उसने उसके हाथ पकड़कर रोते हुए कहा। उसके आंसुओं और माफी में अनुपमा फिर से पिघल गई। उसने सोचा कि ये एक इकलौता वाकया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सोने के उस पिंजरे के दरवाजे बंद हो रहे थे और अंदर का अंधेरा गहरा हो रहा था। ये दुख और आशा के एक लंबे अध्याय की शुरुआत थी। पहली मार के बाद राजीव के आंसू और माफी अनुपमा को सच्चे लगे, लेकिन शारीरिक घावों से ज्यादा गहरे मानसिक यातना का एक नया अध्याय शुरू हो चुका था। राजीव ने उसे मारना बंद कर दिया, लेकिन उसने उससे भी भयानक हथियारों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। एक रात जब अनुपमा ने पहले हुए झगड़े के बारे में दुखी होकर बात करने की कोशिश की, तो उसने कहा, राजीव, उस दिन तुमने मुझे धक्का दिया था। वह वाक्य पूरा होने से पहले ही राजीव ने शांत नजरों से उसे देखा। धक्का? मैंने तुम्हें कब धक्का दिया? तुम्हें पागलपन तो नहीं हो गया अनु? मैंने तो तुम्हें प्यार से हटाया था। तुम्हारी याददाश्त में कोई गड़बड़ है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अनुपमा स्तब्ध रह गई। नहीं राजीव, मेरा सिर दीवार से टकराया था, मुझे अच्छे से याद है। वो सहानुभूति के साथ हंसा। मेरी जान, तुम बेवजह की बातें दिमाग में बना लेती हो। ऑफिस का तनाव है, हाँ मानता हूं, मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाया।
तुम बेकार की बातें सोचकर खुद को परेशान कर रही हो। ऐसी बातचीत बार बार होने लगी। जब वो उसके बुरे शब्दों के बारे में पूछती तो वो कहता, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, तुमने शायद गलत सुना होगा। धीरे धीरे अनुपमा को खुद पर शक होने लगा। शायद उसे सचमुच पागलपन हो गया हो, शायद उसकी यादें गलत हों। वो उसे उसकी अपनी यादों और विचारों की जेल में बंद कर रहा था। उसे मानसिक रूप से तोड़ने का अगला कदम था उसे खुद को अपराधी साबित करना। घर की हर समस्या का कारण वो उसे ठहराने लगा। एक बार वो ऑफिस से भयंकर गुस्से में लौटा। आते ही उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फाइल फर्श पर फेंक दिया। क्या हुआ राजीव? अनुपमा ने डरते हुए पूछा। सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, वो चिल्लाया। सुबह तुम्हारी लापरवाही की वजह से मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई। इस वजह से बॉस की डांट सुननी पड़ी, मेरा प्रमोशन भी शायद चला जाए। ये सब तुम्हारी नाकामी की वजह से है। उसने सुबह समय पर उसके लिए सब कुछ तैयार कर दिया था, लेकिन उसके गुस्से के सामने वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। अगर तुम एक अच्छी पत्नी होती तो मेरा तनाव कम करने की कोशिश करती, अपने पति को शांति से काम पर जाने का माहौल देती। तुमसे कुछ भी नहीं होता, वो बड़बड़ाया। उसके हर शब्द ने अनुपमा के आत्मसम्मान को घायल किया। वो मानने लगी कि अगर वो उसकी खुशी और शांति का कारण है तो उसके गुस्से और असफलता का कारण भी वही है। वो और सिकुड़ गई, एक कठपुतली की तरह बन गई जो सिर्फ उसकी इच्छाओं के अनुसार चलती थी। अनुपमा का संसार पूरी तरह से उसने अपने कब्जे में कर लिया। उसका फोन हमेशा उसकी निगरानी में रहता था। उसने चुपके से उसके कॉल लिस्ट और मैसेज चेक किए। एक दिन सुबह उसकी पुरानी कॉलेज की दोस्त लक्ष्मी का नंबर फोन में नहीं मिला। राजीव, लक्ष्मी का नंबर नहीं दिख रहा, उसने पूछा। हाँ, मैंने डिलीट कर दिया, उससे ज्यादा दोस्ती करने की जरूरत नहीं। उसका चरित्र ठीक नहीं है, वो तुम्हें भी बिगाड़ देगी, उसने हल्के ढंग से कहा। उसने अनुपमा के मायके फोन करने पर भी रोक लगा दी। हमेशा अपने घर क्यों फोन करती हो? उनके पास भी तो अपनी व्यस्तताएं हैं, है ना? हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। अगर उसकी कोई सहेली फोन करती तो वो फोन उठाकर कहता वो व्यस्त है, बाद में कॉल करेगी, और कॉल काट देता। वो बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी, जैसे किसी टापू पर फंस गई हो। खिड़की से दिखने वाला संसार भी उसे पराया लगने लगा। राजीव ही उसका संसार था, उसका प्यार और गुस्सा ही उसके दिन तय करते थे। वह पूरी तरह अकेली थी। एक दिन जब राजीव ऑफिस गया तो अनुपमा ने एक फैसला लिया। वो इस नरक में और नहीं जी सकती। कांपते हाथों से उसने एक बैग लिया। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, उसके सर्टिफिकेट और पिता से मिला कुछ पैसा रखा। उसका दिल डर से धड़क रहा था। हर पल उसे लगता कि कहीं वो लौट ना आए। उसने घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। आजादी की हवा ने उसे छुआ तो एक पल के लिए उसे राहत मिली। बस स्टॉप की ओर चलते समय उसके पैर भारी हो रहे थे। हर गाड़ी की आवाज सुनकर वो पीछे मुड़कर देखती थी। उसका मकसद था अपने घर पहुंचना, अपने माता पिता के पास। उसे यकीन था कि वहां वह सुरक्षित होगी। बस स्टॉप पर पहुंचकर वो अपनी मंजिल की बस का इंतजार करने लगी। वो बस में चढ़ी और सीट पर बैठकर आंखें बंद की ही थी कि तभी सामने एक कार आकर बस के सामने रुक गई। उसमें से निकलकर आने वाले राजीव को देखकर उसका खून ठंडा पड़ गया। उसकी आंखों में एक हत्यारे की क्रूरता थी। वो बस में चढ़ा और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा। नीचे उतर। यात्री हक्के बक्के खड़े देखते रहे कि क्या करें। पति पत्नी का मामला है, किसी ने फुसफुसाया। उसने उसे कार में घसीट लिया। घर की ओर जाने वाली सड़क पर वो चुप रहा। उस चुप्पी में अनुपमा को तूफान से पहले की शांति का एहसास हुआ। घर का दरवाजा बंद करते ही उसने उसके बाल पकड़ लिए। तो मेरा पीछा छोड़कर भागने का इरादा था? कहां जा रही थी? अपने घर? वे तुझे कितने दिन रखेंगे? वो चिल्लाया। उस रात अनुपमा की जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। उसने उसे बेरहमी से पीटा। हर मार के बाद वो कहता, अब तू कहां जाएगी? इस दुनिया में तेरे लिए कोई जगह नहीं। मैं ही तेरा संसार हूं, तेरा रक्षक भी मैं और सजा देने वाला भी मैं। उस रात के बाद बचने की उसकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। उसे डर नहीं रहा, बल्कि एक तरह की सुन्नता ने उसे ढक लिया। उसे यकीन हो गया कि इस जेल से कोई मुक्ति नहीं। आखिरी मार के बाद अनुपमा होश और बेहोशी के बीच एक पतली रस्सी पर थी। राजीव के ऑफिस जाने के बाद वो उठ भी नहीं पा रही थी। तभी पड़ोस की शांता टीचर ने खिड़की से उसके सूजे हुए गाल और हाथों पर निशान देखे। उन्होंने कई बार सुनी गई चीखों का मतलब उस पल समझ लिया। बिना समय गंवाए उन्होंने अनुपमा के घर के पुराने लैंडलाइन नंबर पर फोन किया।
फोन अनुपमा के पिता रामचंद्रन ने उठाया। अनुपमा के पिताजी, मैं उनकी पड़ोसी हूं। आपकी बेटी की हालत ठीक नहीं है, आपको जल्दी से यहां आना चाहिए। उस औरत की आवाज में घबराहट थी जिसने रामचंद्रन के दिल में आग लगा दी। जब वो पहुंचे तो घर का मुख्य दरवाजा अध खुला था। अंदर अपनी बेटी को देखकर उस पिता का दिल टूट गया। ये कोई बचाव नहीं था, ये एक वापसी थी। अपनी बेटी को सहारा देकर कार में बिठाते समय उन्होंने बुदबुदाया, अब मैं अपनी बेटी को इस नरक में नहीं भेजूंगा। अपने घर पहुंचने पर मां दौड़कर आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। उसके घावों पर मरहम लगाते समय रामचंद्रन ने मुट्ठी बांधकर दीवार पर दे मारी। अगर उसने मेरी बेटी को छुआ होता, मैं उसे यूं ही नहीं छोड़ता। डर मत बेटी, तेरा ये पिता है। पहले कुछ दिन राहत भरे थे। वो अपने पुराने कमरे में सुरक्षा की चादर में लिपट कर रही। जब उसे बात करने की इच्छा होती तो पिता सुनते, मां उसका पसंदीदा खाना बनाती। धीरे धीरे उसके शारीरिक घाव भरने लगे, लेकिन मन के घाव अभी भी ताजा थे। उस घर में अनुपमा का भाई सुनील और उसकी पत्नी जीशा भी थे। जीशा एक निजी बैंक में नौकरी करती थी। अनुपमा का आना उन्हें शुरू से ही पसंद नहीं था। उन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके व्यवहार में वो नाराजगी साफ दिखती थी। जब अनुपमा हॉल में बैठी होती तो जीशा सुनील से धीमी आवाज में कहती, अब तो मासिक खर्च दोगुना हो गया है, पता नहीं ये कितने दिन तक रहेगी। मां से बात करते समय भी वो कहती, मम्मी अनु दीदी के लिए एक गिलास पानी ला दीजिए। उसमें भी एक तिरस्कार भरा लहजा होता। सुनील को अपनी बहन की हालत पर दुख था, लेकिन अपनी पत्नी की शिकायतों के सामने वो लाचार था। उसके पास और कहां जाने का ठिकाना है जीशा? कुछ समय तक तो हमें ही देखना होगा, वो अपनी पत्नी से बहस करते हुए कहता, जो अनुपमा ने सुना। मां के रवैये में भी बदलाव आने लगा। किस घर में झगड़े नहीं होते? अगर तू अपने पति के साथ थोड़ा और धैर्य रखती, संयम से रहती, तो ये सब नहीं होता। मां ने सलाह देना शुरू कर दिया। हर शब्द उसके घावों पर नमक छिड़कने जैसा था। दिन हफ्तों में बदल गए। रामचंद्रन का शुरुआती गुस्सा और जिद धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। पड़ोसी और रिश्तेदार तरह तरह के सवाल पूछने लगे। दामाद क्यों नहीं आ रहा? अनु यहीं क्यों रुकी है? इन सवालों के सामने वो जवाब नहीं दे पाए। तलाक हमारे परिवार के लिए बदनामी है। तेरी छोटी बहन का अच्छा रिश्ता आने वाला है, ये सब उस पर असर डालेगा। एक रात उन्होंने अपनी बेटी से कहा। उनके शब्दों में लाचारी ने अनुपमा को तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि जिस किले में उसने शरण ली थी उसकी दीवारें कमजोर थीं। उस पल से उसने महसूस किया कि वो उस घर में एक बोझ है। उसने फैसला किया कि उसे किसी की सहानुभूति नहीं चाहिए। सुबह जल्दी उठकर उसने घर के काम शुरू कर दिए। कपड़े धोने, बर्तन साफ करने। वो खुद को एक नौकरानी की तरह बना चुकी थी। खाली समय में वो अपने पुराने कमरे में सिमट जाती। मेज की दराज से उसे उसकी पुरानी डायरी मिली जिस पर धूल जमी थी। उसके पन्ने पलटते समय उसे पुरानी अनुपमा दिखी जिसके पंख थे। कॉलेज की जिंदगी, दोस्त, सपने। हर पंक्ति पढ़ते समय उसकी आंखें भर आती थीं। आज की अनुपमा और तब की अनुपमा में कोई संबंध नहीं था। ये उसे दुख के साथ एहसास हुआ। जिस घर में उसने शरण मांगी थी वो भी उसके लिए एक जेल बन गया था। एक शाम किसी को उम्मीद न होने पर राजीव की कार उस आंगन में रुकी। उसमें से जो निकला वह पुराना राजीव नहीं था। वो दुबला पतला, आंखें धसी हुई, दाढ़ी बढ़ी हुई एक दयनीय इंसान था। वह सीधे रामचंद्रन के पैरों में गिर पड़ा। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। हॉल में आई मां और जीशा के सामने वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मैं एक जानवर हूं, मैंने अपनी अनु को बहुत दुख दिया। नौकरी की परेशानियां और मेरा अहंकार, इसके लिए मैं कोई बहाना नहीं बना सकता। मुझे वो चाहिए, उसके बिना मैं जी नहीं सकता। उसका नाटकीय प्रदर्शन सभी को एक पल के लिए चुप कर गया। मैं अब एक काउंसलर से मिल रहा हूं। मुझे बदलना है, मैं बदलूंगा। बस एक मौका, सिर्फ एक मौका दीजिए। अब मेरी जिंदगी में उसकी आंखों से एक आंसू भी नहीं गिरेगा, ये मेरा वादा है। उसने रामचंद्रन के हाथ पकड़कर कसम खाई। अनुपमा कमरे की आड़ से सब देख रही थी। उसके मन में भावनाओं का तूफान उठ रहा था। उसने जो दुख झेले, जिस घर से उसे भगा दिया गया और अब माफी मांगने वाला राजीव, उसके आंसुओं में सभी पिघलने लगे। लड़का दिल से बोल रहा है। एक मौका देना चाहिए ना? मां ने पिता से पूछा। यहां बोझ बनकर रहने से बेहतर नहीं है? जीशा का सवाल एक तीर की तरह अनुपमा के सीने में चुभ गया। वो कमरे से बाहर आई। सब उसे देखने लगे।
राजीव ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। एक तरफ वो घर जहां उसे कोई नहीं चाहता था, दूसरी तरफ वो शख्स जिसे उसने कभी जान से ज्यादा प्यार किया था और जो शायद बदल गया हो। उसने उस पतली सी उम्मीद की डोर को थामने का फैसला किया। मैं चलूंगी, उसने कहा, लेकिन ये मेरा अपना फैसला है। किसी ने मुझे मजबूर नहीं किया। उसके घर वापस जाने की यात्रा में कार में सन्नाटा छाया रहा। घर पहुंचने के बाद पहले 2 हफ्ते एक दूसरे हनीमून की तरह थे। उसने उसे प्यार से लपेट लिया, समय पर खाना खाया, उसके साथ फिल्म देखी, बाहर ले गया। एक शब्द से भी उसे ठेस नहीं पहुंचाई। अनुपमा को यकीन होने लगा कि वो बदल गया है। उसने अपने फैसले पर राहत महसूस की। उसके चेहरे पर पुरानी मुस्कान धीरे धीरे लौटने लगी, लेकिन उस खुशी की उम्र ज्यादा नहीं थी। एक शाम अनुपमा अपनी मां से फोन पर हंसकर बात कर रही थी और राजीव ने सुन लिया। उसने फोन रखते ही पूछा, मां बेटी में इतनी हंसी मजाक क्या चल रही थी? उसके सवाल में एक हल्का सा शक था जिसे अनुपमा ने नोटिस किया। कुछ नहीं, पुरानी बातें कर रहे थे। मेरे बारे में कोई बुराई तो नहीं कर रही थी? उसकी आवाज सख्त हो गई। नहीं राजीव, ऐसा कुछ नहीं। तो फिर इतनी छुपम छुपाई क्यों? मेरे बारे में बुरा भला कहने के लिए ही तुझे अपने घर वाले चाहिए। पुराना राजीव धीरे धीरे बाहर आने लगा था। असली झटका कुछ दिन बाद आया। उसके पर्स से एक बिल नीचे गिर गया। अनुपमा ने उसे उठाकर उसके हाथ में दे दिया। वो 1 बार का बिल था। ओहो, तो अब मेरा पर्स भी चेक करने लगी, वो उस पर चिल्लाया। मैंने चेक नहीं किया, बस नीचे गिरा था। तो वो वाक्य पूरा होने से पहले उसका हाथ अनुपमा के गाल पर पड़ा। पहली बार से ज्यादा जोरदार थप्पड़। वो जमीन पर गिर गई। उसके बाल पकड़कर वो चिल्लाया, तू मुझे छोड़कर भागी थी और फिर लौट आई। तेरे अपने घर वालों को भी तू नहीं चाहिए। अब तेरे पास जाने की कोई जगह नहीं, समझी? अब तुझे मेरे बनाए पिंजरे में रहना होगा। आवाज तक नहीं निकालनी। उसके शब्दों ने अनुपमा की आखिरी उम्मीद को भी बुझा दिया। ये पिंजरा अब नहीं टूट सकता। इस जेल में मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं, ये उसने पूरी तरह मान लिया। डर खत्म हो गया, उम्मीद खत्म हो गई और सिर्फ दर्द उसका साथी रह गया। अनुपमा के लौटने के 1 महीने बाद उसने चुपके से अपने पिता को फोन किया। उसकी कांपती आवाज सुनकर रामचंद्रन का दिल पसीज गया। उसने बताया कि राजीव ने फिर से अपना पुराना व्यवहार शुरू कर दिया है और इस बार यातना और भी सूक्ष्म और भयानक है। वो हमेशा कहता है कि मुझे वापस भेजना आपकी गलती थी। उसके शब्द रामचंद्रन के दिल में चाबुक की तरह लगे। उस रात उन्हें नींद नहीं आई। अपनी बेटी को मौत के मुंह में धकेलने का अपराध बोध उन्हें सताने लगा। पुलिस में शिकायत करने से राजीव उसे और नुकसान पहुंचा सकता था, या तलाक की बदनामी से उसकी बेटी की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो सकती थी। उन्हें दुख के साथ एहसास हुआ कि कानून उनका साथ नहीं देगा। न्याय के लिए कोई और रास्ता ढूंढना होगा। उस पिता के मन में एक आग जलने लगी। कई रातों तक बिना नींद के भटकने के बाद एक शाम रामचंद्रन शहर की पुरानी चाय की दुकान में गए। वहां उनकी मुलाकात राजीव के पुराने सहकर्मी वर्गीस से हुई। बातचीत के दौरान उन्होंने राजीव की बात छेड़ दी। वर्गीस, क्या राजीव पहले से ही ऐसा था? वर्गीस थोड़ा हिचकिचाया, फिर आसपास देखकर धीमी आवाज में बोला, भाई साहब, मैं क्या कहूं, वो एक साइको है। पहले उसका मीरा नाम की एक लड़की के साथ रिश्ता था। बहुत होनहार लड़की थी। उसके उत्पीड़न को बर्दाश्त न कर पाने की वजह से वो एक रात सब कुछ छोड़कर शहर छोड़कर चली गई। उसका बच निकलना उसकी किस्मत थी। मीरा, वो नाम रामचंद्रन के मन में बिजली की तरह कौंधा। शायद ये एक रास्ते की शुरुआत हो सकती है। अगले दिन ही रामचंद्रन ने मीरा के बारे में पता लगाना शुरू किया। वर्गीस से मिली जानकारी के आधार पर उन्होंने उसे ढूंढ निकाला। शहर से दूर एक नदी के किनारे पेंकुरुथ नाम का एक बोर्ड लगा हुआ था, जहां एक कलारी प्रशिक्षण केंद्र था। वहां कुछ महिलाएं कलारी और आत्मरक्षा का अभ्यास कर रही थीं। उनके बीच में शांत लेकिन दृढ़ चेहरे के साथ खड़ी मीरा को उन्होंने पहचान लिया। वो कोई शिकार नहीं थी, वो एक जीवित बची थी। राजीव के उत्पीड़न से बचने के बाद उसने अपने जैसे पीड़ित महिलाओं के लिए एक आश्रय स्थापित किया था। राजीव की सबसे बड़ी कमजोरी उसका अहंकार और पैसे की लालच है। हम उसी पर चोट करेंगे, सैंड्रा ने लैपटॉप से नजरें हटाए बिना कहा। उसे शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है, उसका आत्मविश्वास तोड़ना है।
हर बार जब वो किसी महिला पर हाथ उठाए तो उसके मन में डर पैदा होना चाहिए। मीरा के शब्दों में एक योद्धा की धार थी। उन्होंने हर कदम को बारीकी से योजना बनाई, जाल बिछाने की जगह, समय और हर व्यक्ति का काम। एक असहाय पिता के आंसुओं का बदला लेने के लिए एक महिलाओं का समूह तैयार हो रहा था। अध्याय 31। जाल। सैंड्रा की मदद से उन्होंने पता लगाया कि राजीव एक जमीन के सौदे के पीछे है। उसके लालच को भुनाने के लिए मीरा ने एक जाल रचा। एक बिजनेसवुमन बनकर उसने राजीव को फोन किया। उसने कहा कि वो जिस कंपनी का प्रतिनिधित्व करती है उसे वही जमीन चाहिए और वो बाजार मूल्य से ज्यादा कीमत देने को तैयार है। पैसे की चमक देखकर राजीव की आंखें चकाचौंध हो गईं। सौदा पक्का करने के लिए उसने उसे शहर से दूर एक सुनसान पुरानी टाइल फैक्ट्री में बुलाया। बिना किसी शक के राजीव मान गया। शाम ढलने के समय राजीव अपनी कार से उस पुरानी टाइल फैक्ट्री के आंगन में पहुंचा। धूल भरे गेट को खोलकर वो अंदर गया। वहां सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वो हॉल में दाखिल हुआ, पीछे से एक जोरदार आवाज के साथ लोहे का दरवाजा बंद हो गया। वो चौंक कर पलटा। हॉल के अंधेरे कोनों से 4 महिला आकृतियां छाया की तरह सामने आईं। सबसे आगे थी मीरा, जिसे उसने कभी नुकसान पहुंचाया और छोड़ दिया था। उसकी आंखों की तीव्रता ने उसे डरा दिया। उसके दोनों तरफ थीं फातिमा और सैंड्रा। उनके पीछे बिना कुछ बोले पहाड़ की तरह अडिग खड़ी थी ग्रेसी। अनुपमा वहां नहीं थी। ये उसके लिए लड़ा जा रहा युद्ध था। मुझे याद है राजीव, मीरा का शांत सवाल उस हॉल में गूंज उठा। राजीव एक पल के लिए हकबकाया, फिर हिम्मत जुटाकर चिल्लाया, तुम सब कौन हो? रास्ते से हटो। वो मीरा की ओर झपटा, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, ग्रेसी ने अविश्वसनीय तेजी से उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया। वो दर्द से तड़प उठा, चीख भी नहीं निकल पाई। ये कोई साधारण मारपीट नहीं थी। उसे पूरी तरह असहाय करने के बाद उन्होंने उसे बीच में खड़ा किया। यह तुम्हारी सजा नहीं, एक सबक है, फातिमा ने कहा। अब जब भी तू किसी महिला पर हाथ उठाएगा, हमारे ये चेहरे तेरी याद में आएंगे। सैंड्रा के शब्द एक चेतावनी की तरह थे। मीरा उसके चेहरे के पास झुकी और बोली, अनुपमा अकेली नहीं है। इस दुनिया में कोई भी महिला अकेली नहीं है। हर उत्पीड़ित महिला के लिए आवाज उठाने वाले हम होंगे। राजीव की आंखों में पहली बार एक अनजाना भाव दिखा, डर। उसका पुरुष अहंकार उन 4 महिलाओं के सामने टूट चुका था। उसी पल सैंड्रा ने अपना फोन उठाया और उसके डर से कांपते चेहरे को वीडियो में कैद कर लिया। यह ब्लैकमेल नहीं है, ये एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, मीरा ने शांति से कहा। अब अगर अनुपमा के शरीर पर एक भी निशान पड़ा, अगर उसकी आंख से एक भी आंसू निकला, तो ये वीडियो दुनिया देखेगी। तू अनुपमा का पति बनकर जी, लेकिन उसे सम्मान देना सीख। उसे उसकी आजादी लौटा दे। अगर वादा तोड़ा तो वाक्य पूरा किए बिना वे उसे उस अंधेरे में अकेला छोड़कर बाहर चली गई। अपमान और डर से टूटकर राजीव उस ठंडी फर्श पर बैठ गया। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी अभी गुजरा था। उस रात राजीव घर लौटा एक हारा हुआ योद्धा। शारीरिक दर्द से ज्यादा उसके आत्मा का घाव गहरा था। जिस महिला को उसने तुच्छ समझा था, जिसे उसने छोड़ दिया था, वो उससे ज्यादा ताकतवर थी। ये एहसास उसके पुरुष अहंकार को तोड़ गया। इससे भी ज्यादा ये जानकर कि अनुपमा का पिता इस साजिश का हिस्सा था, वो सन्न रह गया। उसे पहली बार डर लगा कि वो अकेला है, कि उसके कृत्यों के गवाह हैं, और अगर वो पुराने ढर्रे पर चला तो परिणाम भयानक होंगे। वो कमरे में गया और दरवाजा बंद कर लिया। अनुपमा ने डर से उसे देखा, लेकिन हमेशा की तरह उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, अपमान और डर की छाया थी। उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि समय बदल गया है और महिलाओं को सिर्फ इस्तेमाल की चीज समझकर दबाने का दौर अब नहीं रहा। उस रात राजीव नाम का पुरुष वर्चस्व अपने भीतर मर गया। अगली सुबह रामचंद्रन ने अनुपमा को फोन किया। उन्होंने पूरी घटना नहीं बताई, लेकिन इशारा किया, बेटी, अब वो तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तुझे तेरा जीवन वापस मिल गया है, अब डरने की जरूरत नहीं। उनके शब्द अनुपमा को पूरी तरह समझ नहीं आए, लेकिन उसे यकीन था कि कुछ हुआ है। राजीव के व्यवहार में बदलाव ने इसकी पुष्टि की। वह उससे बात करने में हिचकिचाता था, उसकी आंखों में देखने से डरता था। इस एहसास ने अनुपमा में एक नई ऊर्जा भरी। सालों से उसे नियंत्रित करने वाला डर धीरे धीरे विदा हो रहा था।
उस शाम चाय पीते समय जब उसने टीवी की आवाज बढ़ाई तो अनुपमा ने शांति से कहा, राजीव, मुझे सिरदर्द हो रहा है, कृपया आवाज कम कर दो। वो चौंक कर उसे देखने लगा। पुराना राजीव होता तो ये एक विस्फोट में बदल जाता, लेकिन इस बार उसने बिना कुछ बोले रिमोट उठाया और आवाज कम कर दी। उस पल अनुपमा ने महसूस किया कि उस घर का नियंत्रण उसके हाथों में आ गया है। उसकी आवाज लौट आई थी। अनुपमा के भीतर की पुरानी तितली फिर से पंख फड़फड़ाने लगी। उसने अपने पुराने सर्टिफिकेट्स को धूल झाड़ कर निकाला, रुकी हुई एमए की पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। जब उसने इस बारे में राजीव से बात की तो उसने कोई विरोध नहीं किया। वो फिर से किताबें पढ़ने लगी, अपनी पुरानी दोस्त लक्ष्मी से फोन पर बात करने लगी। राजीव ने कुछ नहीं रोका, उसकी चुप्पी ने उसे और आत्मविश्वास दिया। उसने एक ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और पढ़ाई की दुनिया में फिर से कदम रखा। हर दिन वो और मजबूत और स्वतंत्र होती गई। ये कहानी और वे खुशी खुशी रहे कहकर खत्म नहीं की जा सकती। ये एक अवास्तविक अंत होगा। उनकी जिंदगी एक नई शुरुआत में थी। राजीव पूरी तरह से बदल नहीं गया था। उसके भीतर का जहर अभी भी था, लेकिन उसने उसे नियंत्रित करना सीख लिया था। उसने अनुपमा से माफी नहीं मांगी, लेकिन उसके व्यवहार में बदलाव साफ दिख रहा था। अनुपमा ने उसे पूरी तरह माफ नहीं किया था। उसने जो दुख झेले वे उसके मन में एक निशान की तरह बने रहे। लेकिन उसने उसे एक और मौका दिया, क्योंकि अब उसे उससे डर नहीं था। इस रिश्ते का नियंत्रण उसके हाथों में था। उनका रिश्ता एक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में था। प्यार से ज्यादा उनके बीच सम्मान बढ़ने लगा था। अनुपमा के पंखों में अब पूरी ताकत थी। वह किसी भी तूफान में बिना डगमगाए उड़ान भरना सीख चुकी थी। उसने अपने घर की खिड़कियां खोल दी और बाहर की हवा और रोशनी अंदर आने लगी। ये एक नई सुबह की शुरुआत थी।